हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माई चैनल न्यू होराइजन। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियोस ने यकीनन आपको हेल्प आउट किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने को हैं दैट इज़ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। मैं इसको परफॉर्म करके तो नहीं आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि ये किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक जो है रिपल टैंक। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये रिपल टैंक एक जो है वो अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट आप इसको कह सकते हैं, that is used to study the different characteristics of waves formed in water। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग जो है वो देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। कंस्ट्रक्शन में हम ये बताएंगे कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लगी है, ये अपरेटस किस तरह से जुड़ता है। सही। सो अभी जो है वो हमारे पास है, सबसे पहले हम एक टेबल लेंगे रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, जिसका सिर्फ स्टैंड होना चाहिए, ऊपर की टॉप जो है वो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका स्टैंड टेबल का। उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीशे की बनी हुई ट्रे हम रखेंगे। याद रहे मटेरियल कौन सा होना चाहिए, शीशा, ग्लास। उस ट्रे के अंदर हम डालेंगे पानी। ठीक है, उसके बाद हम एक मोटर, जिसको आपकी बुक में वाइब्रेटर भी उसने कहा हुआ है, वो हम लेंगे, जो सेट होगी एक वुडन ब्लॉक के साथ। ठीक है, उसके बाद वो वुडन ब्लॉक जो है उसकी निचली सतह थोड़ी सी पानी के अंदर डिप्ड रहेगी। सही है। और सबसे ऊपर जो है वो एक बल्ब हम लगाएंगे, ताकि हम इसको नीचे से जो है वो इन वेव्स को देख सकें, इनको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, बल्ब जो है जब वो लाइट देगा, चूंकि ये ट्रे ग्लास की बनी हुई है, सो लाइट पानी में से और फिर ग्लास की ट्रे में से पास करती हुई नीचे एक स्क्रीन जो हमने रखी होगी, या कोई पेपर वाइट आप रख लीजिए, उसके ऊपर ये पड़ेगी। अब जब वाइब्रेटर ऑन होगा, मोटर ऑन होगी, तो वो वाइब्रेट करेगा एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ। चूंकि वुडन ब्लॉक वाइब्रेटर के साथ कनेक्टेड है, वो भी पानी के अंदर डिप करेगा एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। सही। सो उसकी मूवमेंट जो है विद द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटर पानी के अंदर वेव्स को जनरेट करेगी। ठीक हो गया। हमने पहले पढ़ रखा है कि वेव के 2 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन को हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है जी। सो अब जब स्क्रीन के ऊपर मैं इस प्रोडक्शन ऑफ वेव को या इस फिनोमेना को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे नीचे ब्लैक, वाइट और ब्लैक जो हैं वो स्पेसेस नज़र आएंगी। आप इसका एक और कर सकते हैं, अगर आप रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि आप अपने घर में एक टब ले लीजिए, टब के अंदर पानी डाल लें। डालने के बाद जब पानी बिल्कुल स्टेबल होगा, तो टब के अंदर आप पानी, और पानी के नीचे धूप में, ये धूप में आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब पानी के अंदर वेव्स जनरेट होंगी, तो उन वेव्स को आप बिल्कुल टब की जो सरफेस है, जो बॉटम है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पानी हिलेगा तो आप देखेंगे कि टब के अंदर कुछ पार्ट्स ब्राइट हैं और कुछ डार्क हैं। सेम केस, सेम फिनोमेना की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़रा उसने डेकोरेटेड सा मटेरियल और डेकोरेटेड सा इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जिसको रिपल टैंक को बोल रहा है। ओके।
अभी वो वेव जो है वो उन वेव्स का जो ब्राइट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है क्रेस्ट को, और जो डार्क जो मैंने मार्कर के साथ निशान लगाए हुए हैं वो रिप्रेजेंट करता है ट्रफ को। ठीक है, जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो क्रेस्ट हैं और जो डार्क पार्ट्स हैं वो ट्रफ हैं। मेरा ख्याल है अगर आप मेरे रेगुलर वाचर हैं तो आप मेरी बात को समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, सो ये हमने वेव्स जनरेट कर ली, यही इसकी वर्किंग है, यही इसका जो कंस्ट्रक्शन है रिपल टैंक का वो यही है जी। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इस ऑपरेटर्स को यूज करके वी कैन स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर मीडियम। ठीक है, करते हैं हम इसको आगे। अभी हम करते ये हैं कि ये जो ट्रे है रिपल टैंक वाली, इसमें अगर मैं दरमियान में एक लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक रख दूं, ठीक है, और ब्लॉक की पोजीशन कुछ इस तरह से हो कि ब्लॉक पानी के अंदर डिप्ड होना चाहिए। सही। सो अगर फर्ज कर लेते हैं ये ब्लॉक इस तरह से आ जाता है, तो स्टूडेंट्स अब पानी की हाइट ट्रे के बाकी पोर्शन में और होगी और ब्लॉक के ऊपर और होगी। ठीक है, ये ऊपर से सरफेस पानी की बिल्कुल फ्लैट रहेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डेप्थ की। चूंकि ब्लॉक बीच में रख दिया, सो ब्लॉक का जो ऊपरी पोर्शन है वहां पर पानी की डेप्थ कम होगी, और जो ब्लॉक के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं डिश के अंदर वहां पर डेप्थ ज्यादा होगी। हम वेव जनरेट करेंगे तो दोनों के अंदर पैटर्न सेम होगा। वेव्स जब जनरेट होंगी वाइब्रेटर मूव करता रहेगा, वेव जनरेट होती रहेंगी। अभी वेव का जो पैटर्न है स्टूडेंट्स, वो ब्लॉक के सराउंडिंग में और होगा, ब्लॉक के ऊपर और होगा। क्या चेंजेस आएंगी? जो ब्लॉक की सराउंडिंग में जो वेव्स जनरेट होंगी उनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यानी कि उनके जो ट्रफ और क्रेस्ट होंगे वो बड़े होंगे। लेकिन जब वो वेव्स इस पोर्शन के ऊपर जो कि ब्लॉक की सरफेस है वहां तक जब पहुंचेंगी तो वेव्स की स्पीड तो वही रहेगी जो सराउंडिंग में है, लेकिन उसके ऊपर पहुंचते ही जो है वो क्या हो जाएगा, वेव्स छोटी हो जाएंगी, उनका वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर पानी की डेप्थ कम होती है वहां पर वेवलेंथ छोटा होता है, वेव्स छोटी बनती हैं, और जहां पर डेप्थ होती है, पानी गहरा हो, वहां पर वेव्स बड़ी बनेंगी। सो अभी आप अंदाज़ा कर सकते हैं किसी भी पानी के एरिया में देखकर, जैसा कि मैं हेडमराला में रहता हूं, तो हेडमराला में हम तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास दरियाए चनाब है, 2-3 नहरें हैं, तो हम इन फिनोमेना को देख सकते हैं। जहाँ पर वेव्स छोटी बनेंगी पानी कम गहरा होगा, वेव्स बड़ी होंगी तो पानी गहरा होगा। आप इनकी नेचर को देखकर, इनकी जो शक्ल है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी गहरा है या नहीं। ठीक है, सो अभी बात जो मुझे रिजल्ट ये मिला कि रिपल टैंक वाले ऑपरेटर्स में जब मैं वुडन ब्लॉक्स रख देता हूँ तो जो ही वेव वुडन ब्लॉक के ऊपर से गुजरेगी, वेव की स्पीड तो वही रहेगी जो पीछे है, और ब्लॉक के गुजर जाने के बाद भी वो वही रहेगी, वेव स्पीड सेम रहेगी, सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ। इज दैट ओके? आई डू बिलीव कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं जी हम। तो आगे मेरे पास है इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी ऑपरेटर्स को यूज करके हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिसको नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। वेव्स का रिफ्लेक्ट होना। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप इसको देखें हमें पहले ये जानना चाहिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब आप या मैं सुबह उठ के शीशे में अपना चेहरा देखते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर,
तो हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। वो रिफ्लेक्शन है हमारे फेस का, ठीक है। लाइट रेस हमारे मुंह से उस आईना पे टकराती हैं और फिर वापस आ जाती हैं हमारी आंखों में, तो हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन अगर उस मिरर की डायरेक्शन चेंज कर दें तो फिर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, लेकिन अपना नहीं, किसी और का, जो मिरर के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने ये यकीनन फिनोमेना घर पे देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी। सो रिफ्लेक्ट होने का मतलब है किसी चीज़ का किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करके वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको समझ लेते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, ये कुछ लॉज हैं जिनको ये फॉलो करता है, ठीक है। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लाइट रेज हमारे फेस में से निकलकर आईना के साथ जिस एंगल के ऊपर टकराते हैं उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब वो टकरा के किसी और साइड पे चली जाती हैं तो वो लाइट रेज जिस एंगल पर बेंड होती हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये एक रिफ्लेक्शन का कानून है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल सेम होंगे। जब हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो वो बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है। 90 के एंगल पर रेज शीशे में टकराती हैं और उसी एंगल पर वापस आके हमारी आंखों में वापस हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाती हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 का और रिफ्लेक्शन भी 90 का होगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, फेस को, एंगल जाके जिस रेस जिस एंगल पे स्ट्राइक करेंगी ये अब और है, और वो स्ट्राइक होकर दूसरी साइड पे चली जाएंगी, उधर बैठा हुआ शख्स जो है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो चुके हैं लेकिन हैं बराबर। मज़ीद इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा 3rd चैप्टर में चल के, ये अभी का टॉपिक नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी था। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुक खोलें, फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर मिल जाएगी। व्हेन वेव्स मूविंग इन अ मीडियम fall on surface of an other medium, they bounce back in such in the same medium such that the angle of incidence is equal to angle of reflection। फिर से सुन लीजिए, when wave moving in a medium falls on other medium या fall on the surface of an other medium, they bounce back in first medium, ठीक है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। के जब वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती हैं, वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ जाकर टकराती हैं तो वो वापस बाउंस करती हैं। लेकिन अब जो बाउंस करने का स्टाइल है उसकी बात हो रही है कि वो किस तरह बाउंस करेंगी, जिस एंगल पर जाके यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाके वो स्ट्राइक करती हैं उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट करेंगी। मज़ीद इसको समझ लेते हैं वाइट बोर्ड पर। फर्ज कर लीजिए मैंने वही जो रिपल टैंक में बात की थी कि डार्क एंड ब्राइट पार्ट्स ऑफ द वेव, वो अगर वेव फर्ज कर लें वो इस तरह से आगे इस तरफ चल रही है, चलते चलते चलते, और आगे मैंने एक रुकावट, एक स्लिट खड़ी कर दी है, या मतलब आप कह लीजिए कोई रुकावट जो है वो मैंने पानी के अंदर खड़ी कर दी और वो डिप्ड नहीं, याद रखें वो थोड़ा सा उसका सिर्फ सरफेस जो है वो बाहर होना चाहिए। तो अब ये एक मीडियम में वेव्स जनरेट हुई हैं और वो स्ट्राइक कर ली हैं एक दूसरे मीडियम के साथ जो मैंने डिफरेंट एंगल पर खड़ा किया हुआ है, स्लिट मैंने इसको बोलता हूँ। अब टकराने के बाद ये वेव्स इस तरह इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, क्यों कि ये जो रुकावट रास्ते में खड़ी है वो इस एंगल पर सेट है, और ये वाला एंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
और ये मेरे ख्याल में जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, दिस इज, अंदाज़ा है जी मेरा, दिस इज ऑफ 30 डिग्री। और जब ये रिफ्लेक्शन होकर ये वापस जाएंगी, अगर ये इस तरफ जा रही हैं टकरा के ये इस तरफ आ रही हैं, और ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये भी 30 का तो फिर ये भी 30 का होगा। ये इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हैं वो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो इक्वल होंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, हम इसको अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बेंडिंग और स्प्रेडिंग, पहली बात क्या है, दो, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कर्व्स ऑफ स्लिट, के जो स्लिट है उसके गिर्द राउंड में या फिर कर्व में होना या उसमें स्प्लिट अप हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अभी हम इसको देख लेते हैं किस तरह से। भाई फर्ज कर लें यही रिपल टैंक में वेव्स जनरेट हो रही हैं और वेव्स इस तरह ट्रैवल कर, रास्ते में हमने एक रुकावट खड़ी कर दी जिसको नाम दे दिया स्लिट। ठीक है, स्लिट के अंदर से थोड़ा सा रास्ता है इसके वेव के पास होने का। जब वो वेव पास होगी तो ये या तो स्प्रेड होगी या बेंड होगी। ठीक है, या तो बेंड होगी या फिर ये स्प्रेड होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वेव्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, ये बेंड होंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी शेप इस तरह से है। लेकिन अगर हम इसको स्लिट को इस तरह से कर दें तो ये क्या करेगी, ये वो इकट्ठी हो जाएगी, एक साइड पर इनका फोकस बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, बेंट हो जाएंगी। यहाँ पर ये स्प्रेड शो कर रही हैं, जब इसकी शक्ल इस तरह की होगी तो वेव्स जो है वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन क्या होती है जी, डिफ्रैक्शन को समझने के लिए वापस आ जाइए रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में, जब हमने ब्लॉक रखा था। ठीक है, तो हमने पीछे जिक्र किया है कि जब वाटर वेव्स पास करेंगी ब्लॉक के ऊपर से तो इनकी स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन इनका क्या चेंज होगा, वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह से इस रेक्टेंगुलर ट्रे को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक डीप वाला और एक में ब्लॉक रख के इसको शैलो वाटर वाला कह देते हैं। अब वेव्स जनरेट होंगी, वेव्स इकट्ठी जाएंगी, लेकिन जो ही वो इस मीडियम के साथ जाएंगी दे विल चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ओके, लास्ट केस में हमने बात की थी कि ये इनका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन अब हम ये बात कह रहे हैं कि वेवलेंथ के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। सो वेव्स क्या होता है, व्हेन वेव फ्रॉम one medium enters into another medium at some angle, its direction of motion changes। कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो यहाँ पर एंटरिंग वाला मामला चल रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये एंटर होती हैं एट सम एंगल, ठीक है, द डायरेक्शन दे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ठीक है जी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। उसके साथ हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा, आज के पॉइंट भी आपको समझ आ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाने के बाद सबसे पहले आपको सेंड करूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली आपको वीडियो सबसे पहले आपको सेंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।